आज की इस क्लास में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी पोर्टल। पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे हम, रजिस्ट्रेशन वाला टैब पर डिस्कस किया था कि अगर आप टर्नओवर जब क्रॉस करते हैं या कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जब आपके बिजनेस को आपको जीएसटी में क्या करना पड़ जाएगा, रजिस्टर्ड करना पड़ जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको एक आईडी बन जाएगी आपकी जीएसटी पोर्टल पे, और जब आप उस आईडी में लॉगिन करेंगे तो सारी जो जीएसटी से रिलेटेड कंप्लायंसेस हैं वो आपको अपनी आईडी में जाके करनी होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट आज की इस क्लास में जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो मैं लेजर्स पे डिस्कस करने वाला हूं। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लेजर्स होते क्या है और इनका क्या महत्व है, और स्पेशली जो इस कोर्स का नाम है जीएसटी पोर्टल वर्सेस बुक्स। तो आपकी जो बुक्स चलती है वो उसमें जो ट्रांजेक्शन चलते हैं वो जीएसटी पोर्टल पे भी चलते हैं। तो जीएसटी पोर्टल पे वो ट्रांजेक्शन जहां रिकॉर्ड होते हैं उनको हम लेजर कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? लेजर कहते हैं। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो हम चलते हैं सीधे सीधे यहां पर व्हाइट बोर्ड के ऊपर, और आपके सामने मैंने स्क्रीनशॉट रखा हुआ है सारे लेजर्स का। आप याद रखिएगा, जब भी आप अपनी आईडी में लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से टैब नजर आएंगे, और उसमें आपको ये टैब नजर आएगा, कौन सा वाला? सर्विसेज में लेजर वाला टैब आपको नजर आएगा। और ये जो लेजर वाला टैब होगा सर्विसेज में, इसमें आपको बहुत सारे लेजर्स नजर आएंगे। ठीक है, ये सब लेजर के नाम है। अब ये इन पे लंबी चौड़ी डिस्कशन करेंगे हम, अभी हम इन सबको समझते हैं कि इनकी क्या महत्व होती है। तो देखिए समझिएगा, एक तरफ होता है टैक्स पेयर यानी हम जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है, और एक तरफ होती है जीएसटी डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है भाई, जीएसटी का सारा काम किन दो पार्टियों के बीच में है? टैक्स पेयर वर्सेस टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने अपनी बुक्स में कोई भी चीज रिकॉर्ड करनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, आपने मान लो अपनी बुक्स में कोई सेल की एंट्री की कि भाई आपने कोई मान लो एबीसी एंड सन्स को सप्लाई की, तो एबीसी एंड सन्स आपने इसको डेबिट करना है अपनी बुक्स में, और मान लो आपने 1 लाख रुपए की सेल की तो आपने 1 लाख रुपए से उसको डेबिट करना है। सॉरी, उसमें टैक्स भी जुड़ेगा। 2 सेल्स, 1 लाख का माल आपने बेचा, 2 आउटपुट आई जीएसटी। मान लो 5,000 है तो 5,000 5% है, तो और यहां पर आ जाएगा 1,05,000। अब आप समझिए, एक अकाउंटेंट क्या करता है? डे टू डे बुक कीपिंग करता है, अकाउंटिंग करता है। वो अपनी बुक्स में इस तरह के ट्रांजेक्शन लिखता है कि नहीं लिखता है? सेल के, परचेज के, डेबिट नोट के, क्रेडिट नोट के, ये ट्रांजेक्शन चढ़ाता है। B2B सप्लाई करता है, B2C सप्लाई करता है, B2C लार्ज सप्लाई करता है, नील रेटेड सप्लाई करता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है, सर्विसेज खरीद बेच सकता है, गुड्स खरीद बेच सकता है, कैपिटल गुड्स खरीद बेच सकता है। तो आप तो अपनी बुक्स में क्या करोगे? उसकी एंट्री करोगे, और जब आप अपनी बुक्स में एंट्री करोगे तो आपकी बुक्स, अब जैसे टैली की बात करूं तो टैली में जब आपने पूरे महीने भर के ट्रांजेक्शन चढ़ा है सेल परचेज के, तो टैली क्या करेगा? ऑटोमेटिक ही जीएसटीआर 1, 3B, 2B, 2A सब जनरेट कर देगा, और वो ट्रांजेक्शन उन जगह पर ले जाके प्रेजेंट कर देगा। और उसी टैली के डेटा को हम जब जीएसटी पोर्टल पे जाके गवर्नमेंट को दिखाते हैं, रिटर्न भरते हैं, रिटर्न्स नाम सुना है? तो रिटर्न में हम वो डेटा शो करते हैं। रिटर्न में हम बोलते हैं कि हमने महीने की 20 लाख की सेल की, हमने इतना आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया, हमने इतना सीजीएसटी, इतना एचजीएसटी, इतना आईजीएसटी कलेक्ट किया। हम जाके स्वयं रिटर्न भरते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन करते हैं हम अपने डेटाबेस का कि हमने ये किया साहब। अरे आप जब गवर्नमेंट को ये बोल रहे हो कि हमने ये किया, तो आपकी बुक्स में भी वो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बुक्स के अकॉर्डिंग ही बोलोगे ना। पता पड़ा कि यार आपकी बुक्स में, आपके सॉफ्टवेयर में तो आपने 50 लाख की सेल की एंट्रियां पास की, और वहां जीएसटी रिटर्न आप 10 लाख रुपए की सेल बता रहे हो, तो ये तो रॉन्ग हो गया। इस वजह से जीएसटी डिपार्टमेंट क्या करता है, आप जो डेटा उनको जीएसटी पोर्टल पर रिटर्न्स के माध्यम से देते हैं, रिटर्न्स, जीएसटी रिटर्न्स, उन डेटा को वो लेजर्स के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन करता चलता है। तो लेजर क्या है? ये एक तरह के अकाउंट्स हैं।
आपके द्वारा ही बताए गए डेटा इन लेजर्स में नजर आते हैं। और ये जो लेजर होते हैं ये पूरी हिस्ट्री होता है कि आपने कौन से महीने में, कौन से साल में क्या डेटा गवर्नमेंट को दिए। ध्यान देना, हमारे ट्रांजैक्शन जीएसटी डिपार्टमेंट लेजर के रूप में मेंटेन करता है। और यहां पर वैसे तो मेजरली 3 लेजर होते हैं। ये 3 लेजर होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। लेकिन समय के साथ साथ आपको यहां पर और भी नंबर्स नजर आने लग गया। अब देखिए आपको यहां पर टोटल, आज मैं ये 30 अप्रैल 2025 को क्लास ले रहा हूं, तो आपको टोटल नंबर ऑफ लेजर कितने नजर आ रहे हैं? 8 नजर आ रहे हैं। तो याद रखिएगा, आज की तारीख में अगर हम बात करें तो जीएसटी डिपार्टमेंट हमारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड जिन लेजर्स में करता है वो टोटल 8 लेजर। हाउ मच या हाउ मेनी? 8, टोटल 8। बट मेजरली हम लोग 3 लेजर को देखते हैं या देखना चाहते हैं। और लेजर में जो एंट्रियां रिकॉर्ड होती है वो हमारे द्वारा दिए गए डेटा की ही एंट्रियां होती है। और वो एंट्रियां हमारी बुक्स में भी वैसी ही चलनी चाहिए जैसी लेजर में चल रही है, क्योंकि अदरवाइज तो फिर आपकी बुक अलग चल रही। कल भी मैं बता रहा था लास्ट क्लास में कि बुक्स अलग चल रही और जीएसटी पे डेटा अलग चल रहा है, तो ये तो मामला फंसने वाला हो गया। इसीलिए आपने आए दिन न्यूज में सुनते हो कि इसके यहां जीएसटी की रेड पड़ी, इतने करोड़ की चोरी पकड़ी गई, इतना ये हुआ, इतनी गलत इनपुट ली। ये सब चीजें वो बाद में जब स्क्रूटनी में मामले आते हैं तब पकड़ में आते हैं। तो आप क्या, आप देखिए, जब कोई चोर होता है ना कि भाई वो गलत आंकड़े दे रहा है, तो वो तब तक ही हंसता खेलता रहेगा जब तक वो पकड़ में नहीं आएगा। और जब वो पकड़ में आएगा तब उसकी हंसी बिल्कुल निकल जाएगी। कारण उसका बताता हूं। और एक और बात बता देता हूं, कुछ लोगों को शायद ये भी भ्रम होगा कि साहब मैं तो पिछले 7 साल से, जब से जीएसटी आ रहा तब से यही कर रहा हूं, मेरे को तो किसी ने आज दिन तक चेक नहीं किया। तो तेरे दुर्भाग्य और ज्यादा बनने वाला है। उसका कारण बताता हूं। चोरी जितनी बड़ी होगी सजा उतनी बड़ी होगी जब पकड़ी जाएगी। अब आप समझिए, किसी ने अभी अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया था और 2 महीने तक उसने गलत आंकड़े प्रेजेंट किए और उसने जो दिखाए वो 20 लाख की सेल दिखाई और एक्चुअल में 40 लाख की सेल हुई। तो अब उसने एक तरह से 20 लाख लेस रिपोर्टिंग की, तो उस 20 लाख पर जो टैक्स बनेगा और उसकी जो पेनल्टी बनेगी वो उसको देनी है। लेकिन आप सोचिए, वो पिछले 5 साल से ये काम कर रहा था और उसने जीएसटी पोर्टल पे 5 साल में अगर 5 करोड़ की सेल दिखाई और एक्चुअल में उसकी सेल 15 करोड़ की हुई 5 साल में, तो वेरिएशन कितना हो गया? 10 करोड़ का हो गया। अब 10 करोड़ पे उसकी पेनल्टी और उसका टैक्स अमाउंट भी बहुत बड़ा होगा। और फिर आप समझिए, जो 5 करोड़ से ऊपर के मामले होते हैं उसमें फिर सजा भी देगी आपको। खाली ऐसा नहीं कि पेनल्टी लेके छोड़ दिया जाएगा, फिर आपको जेल की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। और फिर जैसे जैसे अमाउंट बड़ा होता है ना, फिर वो अमाउंट वापस वो चुकाना भी मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि ये 15 करोड़ आपने 5 साल में कमाए थे और देना तो आपको फिर एक साथ पड़ेगा। सो उस वक्त आपके पास वो उतना लिक्विडिटी भी होना चाहिए। तो इस वजह से सही रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। और जब सही रिपोर्टिंग करते हो तो लेजर के साथ आपको अपनी बुक्स को जरूर रिकंसाइल करना आना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, टैली से रिटर्न फाइल कर लेते हैं, दैट्स हो गया, मतलब रिटर्न का काम हो गया। भैया रिकंसाइल भी करिए आपकी बुक्स को पोर्टल के ट्रांजेक्शन्स के साथ, हर महीने के ट्रांजेक्शन के साथ। तो हालांकि ये मैं बताऊंगा आपको कैसे करते हैं सारा। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सिर्फ ये जो लेजर आपको 8 नजर आ रहे हैं, इनका क्या महत्व और ये कैसे बनते हैं और कौन कौन सी चीजें इनमें आती है। फिर इसके लिए तो पूरी 8 क्लासेस लेनी पड़ेगी, एक एक को अगर डिटेल में जानना है तो, और वो हम करेंगे। लेकिन फिलहाल में हम लोग यहां पर चेक करते हैं कि जब हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, टैक्स पेयर अपनी बुक्स में कोई ट्रांजेक्शन करता है और वो उन ट्रांजेक्शन को किसके माध्यम से गवर्नमेंट को बताता है? रिटर्न्स के माध्यम से गवर्नमेंट को बताता है। और गवर्नमेंट बाद में वो रिटर्न्स के आधार पे डेटा को पोस्ट कर देती किसमें? लेजर्स में। ये वो लेजर्स हैं जिन पर हमें आज की इस क्लास में बात करनी कि कौन से ट्रांजेक्शन किस लेजर में पोस्ट होते हैं। तो इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक लेजर, ई लेजर्स। कौन मेंटेन करता है? कौन मेंटेन करता है इन ई लेजर्स को? गवर्नमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट। और इसमें ट्रांजेक्शन किनसे जुड़े हुए या संबंधित होते हैं? हमसे जुड़े हुए होते हैं, जिस टैक्स पेयर की आईडी होती है। मतलब आपको, अब आप समझिए, एक एक लेजर पे मैं चर्चा करता हूं आज की इस क्लास में। तो ये आप समझिए, ये जीएसटी पोर्टल पर जब भी आप जाओगे, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप जीएसटी पोर्टल पे जाओगे
और उसके बाद आप अपने पोर्टल पर अपनी आईडी में क्या करोगे, लॉगिन करोगे, और लॉगिन करने के बाद आपको कभी भी किसी भी लेजर को देखना है तो आप सर्विसेज में जाएंगे, सर्विसेज में आपको लेजर नजर आएगा और ये लेजर में आपको सारे के सारे लेजर नजर आएंगे, और इसमें आपको 1 बाय 1 कोई भी लेजर देखना है तो उसको उसके ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे क्लिक करता हूं, तो जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे क्लिक करोगे तो वो ये बताएगा आपको सॉफ्टवेयर कि आपके पास अभी वर्तमान में कितना पैसा पड़ा हुआ है कैश लेजर में। तो अभी देखिए यहां पर कितना पड़ा हुआ है, 2,11,727 रुपए पड़ा हुआ है। तो ये कैश लेजर का मतलब जैसे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वैसे ही यहां पर पड़ा हुआ है। जीएसटी डिपार्टमेंट में ये अपना पैसा एक तरह से हमने दे रखा है एडवांस में। हम अब अपनी 2,11,727 रुपए का पैसा पड़ा हुआ है तो इतनी लाइबिलिटी को हम कैश लेजर से क्या कर सकते हैं, चुका सकते हैं। और यहां से जब आप लेजर पे क्लिक करते हो तो फिर आपको लेजर का टाइम पीरियड देना होता है, और आपको यहां पर फ्रॉम से लगाकर टू में 6 महीने का समय देना होता है। एक साथ कितने समय की एंट्रियां देख सकते हो, 6 महीने की एंट्रियां देख सकते हो। तो जब आप यहां पर कोई भी डेट डालोगे फ्रॉम से लगाकर टू तक, जैसे देखिए आज अप्रैल है, 30 अप्रैल है, ठीक है 2025, तो मैं यहां पर मान लो 1/12/2024 यानी मुझे 1 दिसंबर 2024 से लगाकर 30 अप्रैल 2025 तक के ट्रांजैक्शन देखने। जैसे मैं गो करूंगा आप देखेंगे यहां पर आपको ये लेजर खुलता हुआ नजर आएगा। ये सारी एंट्रियां हैं, और अब इन एंट्रियों को कैसे समझना है, क्या समझना है, ये सब मैं आपको अब आगे 1 बाय 1 एक एक लेजर पे क्लास लूंगा तब समझाऊंगा। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि हाँ इस तरीके से सारे ट्रांजैक्शन जो हम रिटर्न्स के माध्यम से करते हैं, रिटर्न्स जो भरते हैं वो लेजर के रूप में पोस्टिंग होती है। यहां पर कहां पर, जीएसटी पोर्टल पर। आप अपने लेजर को एज अ पीडीएफ या एक्सेल के रूप में यहां पर सेव भी कर सकते हैं। जैसे 6 महीने का डेट डाल के यहां पर ट्रांजैक्शन को ओपन करो और सेव, पीडीएफ निकाल लो, ओपन करो पीडीएफ निकाल दो, और बाद में उनके आधार पे भी आप एंट्रियां कर सकते हो। तो मैं आपको देखिए दोनों पैटर्न बताऊंगा कि बुक्स से कैसे आप रिटर्न फाइल करोगे और रिटर्न से कैसे वापस से बुक्स में एंट्रियां चढ़ाओगे। मतलब आप मेरे को किसी की जीएसटी आईडी दे दोगे, मैं उसकी बुक्स बना लूंगा। आप मेरे को क्या बोला मैं, आप मेरे को किसी भी बंदे की जीएसटी की आईडी दे दो, मैं उसकी अकाउंटिंग कर लूंगा, बुक्स बना लूंगा। और अगर आप मेरे को किसी की बुक्स दे दोगे तो मैं उसकी पूरी की पूरी जीएसटी के रिटर्न्स उसने क्या भरे होंगे कौन कौन से महीने में वो भी बता दूंगा। तो ये दोनों तरह से एक्टिव पैसिव इंग्लिश में होता है ना, तो एक्टिव पैसिव दोनों आना चाहिए आपको। इंडिया में 90% लोगों को सिर्फ बुक्स से रिटर्न कैसे भरते हैं वो आता है, रिटर्न से बुक्स कैसे बनती है शायद ही कोई ज्यादा लोग जानते होंगे। बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, बहुत स्टडी किया उन्होंने, तो वो डेफिनेटली इन चीजों को समझ पाएंगे। मतलब इसके लिए बहुत समय दिया होगा उन्होंने जीएसटी को, समझ रहे हो। और इवन मेरे को अभी तक याद नहीं कि मैंने इन पिछले 8 सालों में कितने रिटर्न भरे होंगे। मतलब हजारों की तादाद में मैंने जीएसटी के रिटर्न भरे होंगे। और हर रिटर्न में डेटा क्या होता है, डेटा का पैटर्न अलग होता है। यानी आप ये मान के चलिए कि आपने कोई एक रिटर्न भर दिया, 2 रिटर्न भर दिया तो आप अब कि आई एम द जीएसटी एक्सपर्ट ऐसा कह ही नहीं सकते, क्योंकि हर रिटर्न में आपके डेटा का पैटर्न अलग होता है, हर तरीके के बिजनेस में डेटा का पैटर्न अलग होता है। तो उस पैटर्न के आधार पे आपकी रिटर्न्स जाती है, याद रखिएगा। ऑलराइट। और नियम तो इतने फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं कि आपने कोई एक चीज पे मास्टरी की तब तक पता पड़ा कि अब ये एक्सपायर होगी, साहब नई चीज आ गई, फिर वापस नई चीज को पढ़कर मास्टरी की तब पता चला कि और नई चीज आ गई। तो इतने फ्रीक्वेंटली बदलते रहते हैं। और 1 अप्रैल 2025 के बाद, अभी ये जो अप्रैल महीना आज लास्ट तारीख है, राइट, अब इस फाइनेंशियल ईयर का पहला रिटर्न जाने वाला मई में, अप्रैल के रिटर्न जाएंगे मई में, जीएसटीआर 1 और 3B, 1 और 3B दोनों में बदलाव है इस महीने। यानी आप समझिए जो व्यक्ति अब 1 और 3B भरेगा, अपन भरेंगे इस क्लास में, तो जो व्यक्ति अब 1 और 3B भरेगा कब, 11 मई से पहले आपको अप्रैल 2025 का क्या भरना है, जीएसटीआर 1 भरना है। और जीएसटीआर 1 में एक बहुत बड़ा बदलाव है इस महीने कि आपको जीएसटीआर 1 में टेबल नंबर 12 है, एचएसएन डिटेल जाती थी उसमें, अब आपको B2B की एचएसएन डिटेल अलग से डालनी है, B2C की अलग से डालनी है। तो वो बदलाव एक, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इस महीने जीएसटीआर 1 भरा जा रहा है, इससे पहले वैसा जीएसटीआर 1 कभी नहीं भरा गया होगा। दूसरी बात है जीएसटीआर 3B में भी बदलाव है। जीएसटीआर 3B में टेबल नंबर 3.1.1
3.1.2 में जो आप नील रेटेड सप्लाई इंटरस्टेट में करते हो वो ऑटो पॉपुलेट होगी, नॉन एडिटेबल होगी, उसको आप बदल नहीं सकते। जो डेटा आ रहा है 1 से उठकर वही रहेगा, आप उसको बदल नहीं सकते। तो मतलब आप समझिए रेगुलरली ये चीजें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हल्का फुल्का क्या करती रहती है, चेंजेस अमेंडमेंट करती रहती है, और हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ता है और पढ़ाई भी करनी पड़ती है। जीएसटी को एक बार पढ़कर आप शांत बैठ जाओगे कि यार सीख लिया बहुत हो गया, तो फिर वो 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा, आपका नॉलेज किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए जीएसटी को कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको पढ़ना पड़ेगा और इससे रिलेटेड कंटेंट देखते रहना पड़ेगा, तभी आप अपडेटेड रहोगे। कई बार हमसे भी चूक हो जाती है, भाई हम इतना नॉलेज रखते हैं, इतना स्टडी करते हैं, इतना समय निकालते हैं, फिर भी कई बार हमें भी कोई चीज कई बार स्किप हो जाती है। भाई आखिरकार हमें भी तो सीखना पड़ता है ना, कोई पहले से सीखे सिखाए तो नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति जब तक अपडेट नहीं रहेगा तब तक ये मान के चलो कि ये नॉलेज उसके लिए फिर बेकार है। तो अपडेशंस बहुत जरूरी है, और अपडेशंस रखने के लिए पहले कंप्लीट नॉलेज बहुत जरूरी है। अपडेट तो तब होगा ना जब पहले उसको नॉलेज होगा, नॉलेज ही नहीं तो अपडेट कैसे होगा। तो इसलिए अपन इसको थोड़ा ब्रीफिंग के साथ और डिटेल में पढ़ रहे हैं। अभी फिलहाल में मैंने आपको ये बताया कि ऐसे लेजर ओपन होता है। अब चलते हैं हम सीधे सीधे इन 8 ही लेजर के महत्व को समझते हैं कि 8 लेजर क्या काम करते हैं। चलिए, सबसे पहला नंबर आता है यहां पर जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक लेजर। हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका क्या नाम है? इस चैप्टर का नाम है ई लेजर्स। कोई भी आपसे पूछे ई लेजर्स कितने होते हैं तो आप क्या बोलोगे? अभी 8 होते हैं, 8 आपको मिलेंगे, लेकिन मेजरली 3 होते हैं। मेजरली 3 होते हैं। कौन कौन से 3? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। रजिस्टर भी कह सकते हो, लेजर भी कह सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम 1 बाय 1 एक एक को स्टडी करते हैं। सबसे पहला नंबर आता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जो सबसे ऊपर ही ऊपर आपको दिख रहा है पहले नंबर पर। नाम से पता पड़ रहा है इसमें आपका कैश का डिटेल होगा। किसका डिटेल होगा? कैश का डिटेल होगा। अब आप समझिए कि जो जीएसटी, देखिए आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, फिर आपको इस लेजर का महत्व समझ में आएगा। नियम क्या कहता है कि जो आउटपुट टैक्स होता है, आउटपुट जीएसटी या आउटपुट टैक्स, उसमें से आपको क्या घटाने को मिल जाता है? इनपुट टैक्स। और फिर जो बचता है वो आपकी क्या होती है? टैक्स लाइबिलिटी या टैक्स पेएबल। टैक्स लाइबिलिटी नहीं कह सकते हो, लाइबिलिटी तो ये आउटपुट टैक्स था, ये पेएबल आ जाता है। और ये टैक्स पेएबल आपको फिर किस में चुकाना पड़ता है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से चुकाना पड़ता है। अब इसको ऐसे समझिए कि किसी महीने में आपका आउटपुट टैक्स, यानी आपने सेल पर टैक्स वसूला 1 लाख रुपए का। कितना? जितना भी माल या सर्विस बेची उस पे आपने पूरे महीने में कस्टमर से कितना टैक्स वसूला? 1 लाख रुपए का। और आपने माल खरीदा भी तो होगा। व्यापारी क्या करता है? खरीदता भी है। तो खरीदते वक्त आपने मान लो 80,000 रुपए का टैक्स दिया, तो पहले क्या करोगे? ये 1 लाख रुपए आपकी टैक्स लाइबिलिटी है। आउटपुट टैक्स क्या होती है? हमारी टैक्स लाइबिलिटी होती है। तो ये 1 लाख रुपए हमारी लाइबिलिटी है, हमें सरकार को चुकाना है, लेकिन हम इसमें से 80,000 माइनस कर देंगे इनपुट टैक्स के। तो ये क्रेडिट कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रेडिट। तो आपके पास जो क्रेडिट पड़ी हुई है, आईटीसी, क्रेडिट मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है 80,000 की आप माइनस कर दोगे, आपका टैक्स पेएबल कितना रहेगा? 20,000 रुपए का। तो ये 20,000 रुपए फिर आपको चालान बनाकर, पहले चालान बनाना पड़ेगा टैक्स का, और चालान बना के आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा कराने पड़ेंगे 20,000 रुपए, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आप इस 20,000 को सेट ऑफ करोगे जीएसटी 3B फाइल करते वक्त। मतलब समझिए, आपको देने तो 1 लाख रुपए सरकार को, लेकिन आप बोलोगे कि 80 तो मैं दे चुका हूं खरीदते वक्त, तो वो माइनस करोगे, फिर बचा हुआ पैसा आप अपनी पॉकेट से दोगे टैक्स। तो इसका मतलब ये हो गया है कि हम अपनी लाइबिलिटी को चुकाने के लिए, देखिए सुनना, एक नंबर को चुकाने के लिए पहले 2 नंबर को एडजस्ट कर रहे हैं और फिर 3 नंबर से उसको चुका रहे हैं। तो आप अपनी लाइबिलिटी 2 तरीके से पे कर सकते हो। कौन कौन से 2 तरीके? पहला क्रेडिट लेजर यानी आईटीसी से, और दूसरा
इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। आपको कैश में वो टैक्स चुकाना है जो रिमेनिंग टैक्स है, पहले पूरी इनपुट इस्तेमाल कर लो, फिर जो बचता है वो कैश में चुकाना है। और यही बड़ा एडवांटेज है रेगुलर स्कीम में। तो ये जो कैश लेजर होता है ना, इसमें आपको देखिए लेजर नाम आपने 11वीं क्लास में सुन लिया होगा। लेजर का मतलब होता है अकाउंट, और अकाउंट में ट्रांजैक्शंस डेबिट और क्रेडिट होते हैं। अकाउंट जो बनता है वो कैसे बनता है, टी शेप में आपने देखा होगा, कुछ ट्रांजैक्शन डेबिट होते हैं, कुछ क्रेडिट होता है, फिर बैलेंस निकलता है उसका। डेबिट और क्रेडिट के बीच का डिफरेंस जो होता है वो बैलेंस के रूप में निकलता है। तो ये जो लेजर होता है, इसमें आपके कैश की जो लेन देन है उसका रिकॉर्ड होता है। किसके लेन देन का रिकॉर्ड होता है, कैश के लेन देन का रिकॉर्ड होता है। और आपको मैं अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो बनेगा ना, उसमें मैं इसका आपको इंफोग्राफिक तरीके से पिक्चर भी बता देता हूं। इसमें क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, देखिए ये आप समझ लीजिए कि मान लो ये मैं बना रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब ये मेंटेन कौन कर रहा है, टैक्स डिपार्टमेंट, लेकिन इसमें ट्रांजैक्शन किसके होंगे, हमारे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे। अब ये डेबिट और ये क्रेडिट। अब मुझे बताओ, आप अगर कैश जमा कराओगे, ठीक है, तो आपकी तो वो असेट है। आपने गवर्नमेंट, जैसे आपको अभी 20,000 रुपए टैक्स का पेमेंट करना, तो पहले तो ये 20,000 रुपए चालान बना के क्या करना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा। तो जब तक हम इसे अपनी लायबिलिटी से एडजस्ट नहीं करते, तब तक तो हमारी एसेट है 20,000 रुपए। हम चाहे तो वापस विड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे केस में मेरे लिए एसेट है, तो सामने वाले के लिए लायबिलिटी। डिपार्टमेंट के पास जो आपका केस जा रहा है वो उस वक्त तक तो उसकी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी, कभी भी आपने अकाउंटिंग के नियम पढ़े होंगे, लायबिलिटी को बंदा क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो डिपार्टमेंट, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जमा कराओगे, याद रखिएगा टैक्स डिपार्टमेंट उसको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो ध्यान देना, चालान जब भी क्रिएट करोगे, चालान क्रिएशन, जब आप चालान से पैसा जमा कराओगे, कैश लेजर में वो एंट्री क्रेडिट होती हुई दिखेगी। अरे वहां तक मत पहुंचो, वो एडजस्टमेंट तक मत पहुंचो। आपने सिर्फ चालान के माध्यम से टैक्स चालान बनाया और टैक्स डिपार्टमेंट को 20,000 रुपए पकड़ाए, तो अभी तक तो आपकी एसेट है। अभी तक तो आपकी क्या है, एसेट है। बाद में जब जीएसटीआर 3 भरते वक्त आप अपनी लायबिलिटी के साथ उसको एडजस्ट करोगे, तो वो एसेट तब जीरो हो जाएगी आपकी। कैश पैसा जमा कराना, आज आप बैंक में पैसा जमा कराते हो तो बैंक अकाउंट को क्या करते हो, बैंक डेबिट करते हो नहीं करते हो। अपनी बुक्स में हम डेबिट करते हैं, बैंक अपनी बुक्स में क्या करता है, क्रेडिट करता है। पासबुक में वो एंट्री आपको क्रेडिट दिखती है। सेम यहां आप अपना और बैंक का जो ट्रांजैक्शन होता है वैसे समझो, आपका और डिपार्टमेंट का ट्रांजैक्शन। जिसको मैं अपनी बुक्स में डेबिट कर रहा हूं ना, डिपार्टमेंट अपनी बुक्स में क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। अच्छा, आप अपनी बुक्स में क्या एंट्री करोगे, मैं ये भी बताता हूं। देखिए कैश लेजर में ये क्या होने वाला है, चालान जब आप क्रिएट करोगे तो ये क्रेडिट होने वाला है। लेकिन आप अपनी बुक्स में क्या एंट्री करोगे, जैसे मान लो मैंने अपनी बुक्स में कैश लेजर बना रखा है, तो मैं ई कैश लेजर करके एक खाता खोल रखा मैंने अपनी बुक्स में। इसका करंट असेट ग्रुप डाल दिया, ठीक है, मैंने क्या डाल दिया, करंट असेट। एक मिनट में आपको साथ साथ में बुक्स की एंट्रियां भी चला के बताता हूं कि बुक्स कैसे चलेगी आपकी, अगर आप बुक्स चलाते हो तो। इसको यहां रख देते हैं, इसको यहां रख देते हैं, ठीक है। और ये एंट्री होगी, तो कैश लेजर पर बातें कर रहे हैं हम लोग। और अब आप समझिए यहां पर क्या करने वाले हैं अपन। तो यहां पर मान लो आप ए, व्हेन जीएसटी चालान इज क्रिएटेड फॉर टैक्स पेमेंट। जब आप चालान बनाओगे टैक्स के पेमेंट के लिए, तब आप अपनी बुक्स में क्या एंट्री करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट डेबिट करोगे। आप एक कैश का लेजर बना लेना और इसको डेबिट कर देना अपनी बुक्स में, जब जब भी आप चालान बनाओगे। मान लो आपने चालान 20,000 का बनाया, आप 20,000 रुपए से इसको डेबिट कर दो। और 2 आपने ये चालान मान लो आपके बैंक अकाउंट से किसी से पेमेंट किया, तो 2 आपने मान लो आपका बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो सीबीआई बैंक कर दोगे। कैश में भी बना सकते हो, जिससे भी आपने इस चालान बनाने के लिए पे किया है, तो आप उस अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। मतलब आपको ये लेजर बनाना पड़ेगा अपनी बुक्स में, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इसका ग्रुप क्या डालोगे आप, करंट असेट डाल देना।
बेटर इट इज। तो हमारी एसेट बढ़ गई। सुनना, और ये कैश लेजर में ये एंट्री किधर जाएगी? कैश लेजर में जब भी देखोगे एंट्री किधर नजर आएगी? क्रेडिट में नजर आएगी। किधर नजर आएगी? क्रेडिट में नजर आएगी। ध्यान देना, कैश लेजर में। ठीक है, ये देखिए कैश लेजर है, दिख रहा है, मैंने ओपन कर रखा है, ये कैश लेजर, ये अमाउंट डाल रखे हैं। अब आप समझिए, आप यहां ध्यान से देखिए, अमाउंट डिपॉजिटेड लिखा हुआ आ रहा है आपको, यहां पर क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, कब जमा कराया? 31 दिसंबर को कराया। कब कराया? 31 दिसंबर को। कितना कितना कराया? देखिए 19,85,577 CGST के, 19,85,577 HGST के, टोटल 39,71,154 रुपए आपने कैश लेजर में जमा कराया। वापस आप देखिए अगला एंट्री, अमाउंट डिपॉजिटेड, क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो कैश लेजर में क्रेडिट होने का मतलब मेरी बुक्स में ये एंट्री कैश लेजर डेबिट होगा मेरी बुक्स में। याद रखिए, ये जनवरी में हुआ 17 जनवरी को, वापस 11,89,000 ये आपने CGST का, 13,82,000 HGST का। तो आपने ये इतनी वैल्यू का चालान बनाया होगा। ठीक है, एक और चीज बता देता हूं कि आप कैश लेजर को यहां पर बना रहे हो, राइट? तो आप यहां पर यह भी बना सकते हो कि कैश लेजर में भी आप ये बना सकते हो, CGST HGST के लेजर्स बना सकते हो कि आपने किस रूप में वो पैसा डाला। और इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, आप इसका ग्रैंड टोटल के साथ एंट्री पास कर सकते हो। जैसे आपने तो पूरा 25,71,000 रुपए डाले, तो आप अपनी बुक्स में 25,71,000 रुपए से एंट्री कर दोगे। ये वाली एंट्री कौन सी एंट्री? एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट डेबिट टू आपका जो बैंक होगा वो एंट्री होगी। और कैश लेजर में एंट्री किधर नजर आएगी? क्रेडिट में नजर आएगी। याद रखिए, कैश लेजर कब क्रेडिट होता है? जब हम चालान बनाते हैं। चालान क्यों बनाते हैं? टैक्स का पेमेंट करने के लिए। टैक्स का पेमेंट क्यों करने के लिए बनाते हैं? क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आपकी इनपुट कम पड़ रही है और लायबिलिटी ज्यादा है। आप समझो, सरकार को तो आपको देने 2 लाख रुपए और इनपुट आपके पास 1.5 लाख की पड़ी हुई, तो 50,000 कहां से लाओगे? चालान के माध्यम से जमा कराओगे। खाते से पैसे उधर डालने पड़ेंगे, फिर चुकाओगे उसको। अब आप समझिए, जब आप अपनी लायबिलिटी को चुकाते हो तो कैश लेजर डेबिट होता है लायबिलिटी के पेमेंट करने पर। जब भी आप लायबिलिटी का क्या करोगे? पेमेंट करोगे, कैश लेजर डेबिट होगा। तो अब आगे जाके आपने अपना GST का लायबिलिटी चुकाया मान लो, तो आप अपना कैश लेजर डेबिट करोगे। याद रखिएगा। तो आप इस केस में क्या एंट्री पास करोगे? चलिए मैं बताता हूं, आप इस केस में क्या एंट्री पास करोगे। जब आप अपनी लायबिलिटी को एडजस्ट करोगे, व्हेन GST लायबिलिटी इज पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। चालान से नहीं, चालान तो पहले बन गया। किससे पेमेंट करो लायबिलिटी का? ई कैश लेजर से। अब आप समझिए, आपकी लायबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है, आपकी बुक्स में कौन कौन से अकाउंट हो सकते हैं लायबिलिटी के, मैं बताता हूं। आपकी बुक में देखिए, आप अगर टैली के यूजर हो तो आप समझ पाओगे मेरी इस बात को। टैली में हम CGST का लेजर बनाते हैं, HGST का बनाते हैं, IGST का बनाते हैं। फिर क्या होता है, CGST, HGST और IGST के ट्रांजेक्शन परचेज और सेल में करते हैं। तो जो बैलेंस फिगर आता है लास्ट में, वो बैलेंस शीट में जाके ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाके देखते हैं कि हमारी क्या बन रही है, लायबिलिटी बन रही है। तो इनपुट के साथ एडजस्ट होने के बाद अगर आपको कोई पेमेंट करना पड़ गया, किसमें? कैश लेजर से, तो आप उन्हीं अकाउंट को, जैसे यहां पर मैं मैन्युअल एंट्री में बता रहा हूं कि आउटपुट अगर आपका ज्यादा है, आउटपुट IGST हो सकता है, आउटपुट CGST हो सकता है, आउटपुट HGST हो सकता है, और इनके अलावा भी हो सकता है। भैया ध्यान देना, कैश लेजर से आपको क्या क्या चुकाना पड़ सकता है, ये सब मैं डेबिट कर रहा हूं, ध्यान देना। सारे होंगे जरूरी नहीं, इनमें से कोई ना कोई की लायबिलिटी का मैं पेमेंट कर सकता हूं। तो ये खाते मेरे क्या होंगे उस केस में? डेबिट होंगे। और बता देता हूं, अगर RCM में कोई लायबिलिटी बन रही है, किसमें? RCM की लायबिलिटी, तो यहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाले लेजर भी हो सकते हैं। RCM आउटपुट IGST अकाउंट भी हो सकता है, RCM आउटपुट CGST अकाउंट भी हो सकता है, क्योंकि रिवर्स चार्ज में जो भी लायबिलिटी बनती है वो आपको कैश लेजर से पे करनी पड़ती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। और RCM आउटपुट HGST डेबिट करोगे। और एक और बात बताता हूं, ये तो हो गई, देखिए ये तीनों खाते जो दिख रहे हैं आपको, ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है।
फॉरवर्ड चार्ज का मतलब होता है हमने कलेक्ट किया कस्टमर से और हम चुका रहे हैं सरकार को, और रिवर्स चार्ज का मतलब होता है हम बायर है, हमें सामने से चल के गवर्नमेंट को देने हैं, तो ये आरसीएम कहलाएगा, ध्यान देना। तो एफसीएम की लायबिलिटी और आरसीएम की लायबिलिटी आपको चुकानी पड़ेगी कैश लेजर से, और अगर चुकाते हो जब भी, तब आप ये खाते डेबिट करोगे अपनी बुक्स में। और इसके अलावा अगर कोई लेट टैक्स का पेमेंट कर रहे हो तो ब्याज भी बन सकता है। तो अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट या डिले पेमेंट, ये भी डेबिट होगा। अगर कोई आपने ये अपने रिटर्न्स लेट फाइल किया और उसकी कोई आपकी लेट फीस लगी है, तो आप यहां लेट फीस भी लिख सकते हो, लेट फीस। अगर आपने कोई डिमांड गवर्नमेंट की आई थी और उसके अगेंस्ट में पेमेंट किया है, याद रखिएगा, तो आप ऐसे में कोई पेनल्टी वगैरह चुका रहे हो तो आप पेनल्टी अकाउंट को भी क्या करोगे, डेबिट करोगे। ये सारे अकाउंट डेबिट होंगे जब आप इनको किससे चुकाओगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। तो आपकी किसी भी प्रकार की लायबिलिटी का भुगतान जब आप ई कैश लेजर से करोगे तो आपकी बुक्स में ये एंट्री होगी। मैंने इतनी सारी डेबिट मारी है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सारी डेबिट हो। जिसका मैं भुगतान कर रहा हूं वो अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। जिसका मैं भुगतान कर रहा हूं वो अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, याद रखिए। और क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, किससे चुका रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से चुका रहा हूं। यार इतना जल्दी भूल जाते हो, क्या होगा आपका यार। लायबिलिटी देखिए आपकी टैक्स की भी हो सकती है, लायबिलिटी आपकी इंटरेस्ट की भी हो सकती है, किसी से भी आप कैश लेजर से पेमेंट कर सकते हो। लायबिलिटी आपकी कोई फीस भी हो सकती है, लायबिलिटी आपकी कोई पेनल्टी भी हो सकती है। इन केसेस में आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में एंट्री डेबिट मारोगे। तो ये आप समझिए, इस तरह से आपकी बुक्स चलेगी आपके लेजर से, याद रखिएगा। तो कैसे हमारी बुक्स चलती है लेजर से, या कैसे हमारी बुक्स से लेजर चलता है, ये आप यहां पर देख सकते हैं। मैं आपको बकायदा एक लेजर का पूरे साल भर का हर लेजर के ट्रांजैक्शंस की पीडीएफ निकालूंगा और फिर हम उनसे बुक्स भी बनाएंगे अपकमिंग क्लासेस में। तो ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है जीएसटी पोर्टल वर्सेस बुक्स, और ये कोर्स ऑनलाइन में अगर आप परचेज करना चाहते हो तो 999 रुपीज में अभी अवेलेबल है। इसकी ये तीसरे नंबर की या चौथे नंबर की क्लास है, और अभी इसमें बहुत सारी क्लासेस होने वाली है। जीएसटी की टोटल प्रैक्टिकल कंप्लायंसेस और बुक्स के साथ जीएसटी किस तरह से चलती है उस पर हम लोग इस कोर्स में पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ में बेसिकली अभी ये टॉपिक टू बी कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। आज की इस क्लास में मैंने कैश लेजर का मूवमेंट बताया और अपनी बुक्स में कैश लेजर में जो मूवमेंट होता है उसकी ट्रांजैक्शन को भी बताया है। बट अगर आपको किसी को जीएसटी की इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, पीएफ, ईएसआई या एमएसएमई या ट्रेडमार्क या आरओसी किसी भी तरीके की कंप्लायंसेस के लिए आप कॉमर्स हब उदयपुर की जो कंसल्टेंसी टीम है उससे संपर्क कर सकते हैं, और आप ट्रेनिंग के साथ साथ कंसल्टेंसी सर्विसेज भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, एक नए लेजर पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।